आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। तो इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने अंतिम वीडियो में कांगड़ा की सबसे महत्वपूर्ण रियासत नगरकोट के बारे में डिस्कस किया था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आज के समय में बात करूं तो कांगड़ा में बहुत सारी और रियासतें भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो जो रियासतें जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें है गुलेर, बंगाल, कुटलैहड़, जसवाड़, सिब्बा और दात्रपुर। तो अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम था गुलेर। गुलेर की अगर मैं बात करूं तो इसको ग्वालियर नाम से भी पुकारा जाता था। ग्वालियर यानी गवाला, इसके पीछे की कहानी हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी की थी, जब हमने देखा था कि किस तरह से एक बार नगरकोट का राजा जिसका नाम हरिचंद वन हुआ करता था वो शिकार करने जाता है। शिकार करते करते वो एक कुएं में गिर जाता है और कुएं में गिरते ही उसके सिर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। उसके लोग उसको आसपास के क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो उसको सक्सेसफुली नहीं ढूंढ पाते हैं। उनके लोगों को लगता है कि हरिचंद वन की मृत्यु हो गई है, उसको कोई जंगली जानवर खा गया है। वो वापस जाते हैं और वहां पे जो राजा का छोटा भाई है उसको अगला राजा बनाया जाता है। कुछ समय के बाद उसी क्षेत्र से, उसी कुएं के पास से, जो कुआं आज भी हम लोगों को गुलेर एरिया में देखने को मिलता है, उस कुएं के पास से एक व्यापारी गुजर रहा था। वो हरिचंद वन की आवाज़ सुनता है, वो उसको बाहर निकालता है और जब हरिचंद वन देखता है कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवियां थी, वो सती हो चुकी थी और उसका छोटा भाई नगरकोट का अगला राजा बन चुका था, अब वो डिसाइड करता है कि वो वापस नहीं जाएगा और इसी क्षेत्र में अपनी नई रियासत की स्थापना करेगा। तो इस तरह से जो गुलेर रियासत है उसकी स्थापना हरिचंद वन के द्वारा की जाती है। और अब अगला काम हरिचंद वन का था एक ऐसी जगह का ढूंढना जहां पे वो अपने किले और अपनी राजधानी का निर्माण कर सके, और यहीं पे ही हरिचंद की मदद की जाती है एक ग्वाले के द्वारा, और उसी ग्वाले के नाम पे ग्वालियर या इसको गुलेर नाम से पुकारा जाता है। और जो भी वंशज इस रियासत के हैं उनको हम लोग गुलेरिया के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग गुलेर रियासत की बात करें तो एक समय जब गुलेर रियासत अपने शिखर पे थी तो उसका एरिया हम लोगों को नॉर्थ में गंगोट ज्वाड़ी से लेके साउथ में ब्यास तक देखने को मिलता था, और ईस्ट में गणेश घाटी से लेके वेस्ट में रेह तक देखने को मिलता था। तो चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं हरिचंद वन की। तो जैसा कि अभी थोड़ी समय पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हरिचंद के द्वारा एक जगह को ढूंढा जाता है जहां पे उसके द्वारा किले और साथ में राजधानी का निर्माण किया जाता है, और वो जगह फेमस होती है हरिपुर के नाम से। हरिपुर का किला हम लोगों को बाणगंगा, कुराली और न्यूगल खड्डों के किनारे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग हरिचंद वन की बात करें तो और भी बहुत सारे किलों का निर्माण उनके समय और उसके बाद हुआ, जिनमें मुख्य किले गुलेर रियासत के थे मस्तगढ़, कोटला, नहनलुनक, गंधर्प, रामगढ़ और मस्तगढ़। हरिचंद वन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा गुलेर रियासत के रहे जिनका नाम था रामचंद। रामचंद के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अकबर के कहने पे रामचंद के द्वारा नगरकोट के राजा जय सिंह को अरेस्ट किया गया था। अगर हम लोग रामचंद की बात करें तो रामचंद का जिक्र एक किताब अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई जिसका नाम था तारीके दौदिल। वहाँ पे मेंशन किया गया कि किस तरह से रामचंद और इस्लाम शाह सूरी के रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। इस्लाम शाह सूरी उस समय सूर एम्पायर के ऊपर रूल कर रहे थे और वो शेर शाह सूरी के बेटे थे। तारीके दौदिल में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि वहां पे रामचंद को परशुराम चंद के नाम से पुकारा गया, और तारीके दौदिल में रामचंद और इस्लाम शाह सूरी की जो दोस्ती है उसकी काफी व्याख्या हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लोग बात करते हैं गुलेर के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था रूपचंद। रूपचंद की अगर मैं बात करूं तो ये जहांगीर और शाहजहां के कंटेम्पररी थे। 1610 ईस्वी से लेकर 1635 ईस्वी के बीच में इन्होंने गुलेर रियासत के ऊपर राज किया। जब 1620 ईस्वी में मुगल सेनाओं के द्वारा नगरकोट के किले को जीता गया तो उस समय रूपचंद मुगल की सेनाओं का साथ दे रहे थे। यही कारण था कि नगरकोट के किले को जीतने के बाद जहांगीर के द्वारा बहुत सारी जमीन जो कांगड़ा रियासत के अंदर हुआ करती थी वो गुलेर रियासत को दे दी। इसके बाद जब जगत सिंह के द्वारा, जो कि नूरपुर का राजा हुआ करता था, उसने जब मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट किया तो उस समय भी रूपचंद ने मुगल आर्मी का समर्थन किया। इवन जब जहांगीर का बेटा शाहजहां अपने पिता के खिलाफ हथियार उठाता है वहां पे भी रूपचंद जहांगीर का समर्थन करता है। इसी से ही खुश होकर जहांगीर के द्वारा रूपचंद को बहादुर का टाइटल दिया जाता है, बहादुर की उपाधि दी जाती है, और उसके साथ साथ खिल्लत भी मुगल एम्पायर के द्वारा रूपचंद को मिलती है।
उसके बाद जब शाहजहां राजा बनेगा तो 1634 में शाहजहां नजाबत खान को भेजेगा गढ़वाल एरिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। उस समय गढ़वाल एरिया के राजा हुआ करते थे पृथ्वी शाह। उस सेना का साथ देने पहुंचेंगे रूपचंद और यहीं पे ही युद्ध के दौरान रूपचंद की मृत्यु होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे गुलेर के अगले राजा, जिन्होंने अपने नाम के साथ लगता हुआ चंद शब्द जो है उसको हटा दिया और उसको रिप्लेस किया सिंह के साथ। अब इसका सवाल है कि उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह क्यों लगाया। वैसे तो जो पहाड़ी राजा थे वो अपने नाम के साथ सिंह जरूर लगाया करते थे, लेकिन मान सिंह, जिनका पहले नाम मानचंद हुआ करता था, वो पहले राजा थे गुलेर रियासत के, जिन्होंने चंद को रिप्लेस किया सिंह के साथ। इसके पीछे की कहानी है कि शाहजहां के ये कंटेम्पररी थे और अपने पिताजी की तरह, रूपचंद की तरह, इनके मुगल एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। मुगल आर्मी के अलग अलग जगहों के ऊपर जब इन्वेजन या अटैक किए जाते थे तो मान सिंह उनके साथ थे। चाहे कंधार के किले की बात करें, मनकोट के किले की बात करें, उसको जीतने में जो मान सिंह है उसने मुगल एम्पायर का बहुत ज़्यादा साथ दिया। यही कारण है शाहजहां ने इनको एक टाइटल दिया सिंह का, शेर का, और इनको शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा मान सिंह के द्वारा एक मानगढ़ किले का निर्माण किया गया। अब हम लोग बात करते हैं गुलेर के अगले राजा, जिनका नाम था राजा गोवर्धन सिंह। राजा गोवर्धन सिंह 1745 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी के बीच में गुलेर रियासत के राजा रहे। अगर मैं राजा गोवर्धन सिंह की बात करूंगा तो जब भी हम लोग पहाड़ी पेंटिंग की बात करते हैं जिनमें गुलेर पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो गुलेर पेंटिंग की जो स्थापना है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो राजा गोवर्धन सिंह के द्वारा की गई। और बाद में जो कांगड़ा पेंटिंग संसार चंद के द्वारा डेवलप हुई वो बहुत ज़्यादा गुलेर पेंटिंग से इंस्पायर्ड थी। इसके साथ साथ उस समय जब राजा गोवर्धन सिंह रूल कर रहे थे तो पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था अदीना बेग खान, जो मुगल एम्पायर से अपने आप को अलग कर चुके थे। एक बार घोड़े के ऊपर दोनों के बीच में लड़ाई हुई जहां पे राजा गोवर्धन सिंह के द्वारा अदीना बेग खान को हराया गया। इसके साथ साथ राजा गोवर्धन सिंह घमंड चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे, उनके भी कंटेम्पररी थे। और जब घमंड चंद ने रूल किया तो जैसा कि हमने अंतिम वीडियो में देखा था कि किस तरह से घमंड चंद ने जो आसपास के क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, और उन्हीं क्षेत्रों में से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र था जिसका नाम था गुलेर। तो राजा गोवर्धन सिंह का बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोगों को गुलेर के इतिहास में देखने को मिलता है। अगले राजा हैं राजा भूप सिंह, जो 1790 से लेकर 1811 के बीच में गुलेर रियासत के राजा रहे। इनके कंटेम्पररी थे महाराजा संसार चंद, और संसार चंद और गुलेर के रिश्ते इस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि जो धूप सिंह थे उनको संसार चंद के द्वारा बाबा के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उसके साथ गुलेर की 75% ज़मीन के ऊपर संसार चंद ने कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि जब गोरखाओं के द्वारा महाराजा संसार चंद के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उस समय भूप सिंह गोरखाओं का समर्थन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गुलेर रियासत के अंतिम राजा, जिनका नाम था बलदेव सिंह। बलदेव सिंह 1920 से लेकर 1959 ईस्वी के बीच में गुलेर रियासत के राजा रहे। अगर मैं बलदेव सिंह की बात करूं तो जब हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे तो उस समय इनको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से पहला वाइसरीगल दरबारी बनाया गया। वाइसरीगल दरबारी उस समय में उसको कहा जाता था जिसके पास क्रिमिनल और सिविल दोनों पावर्स हुआ करती थी, जो अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ के राजाओं या इंडिविजुअल्स को दिया करती थी। तो ये थे हमारे गुलेर के इम्पॉर्टेंट राजा। अब हम लोग मूव करते हैं और अपनी नेक्स्ट रियासत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीसरी महत्वपूर्ण रियासत है नूरपुर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा की अगली रियासत, जिसका नाम है नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी हुआ करता था। तो इससे पहले हम लोग नूरपुर के अलग अलग राजाओं के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से धमेरी का नाम नूरपुर चेंज हुआ। एक बार जहांगीर नूरपुर की यात्रा पे आए हुए थे, उनके साथ उनकी बीवी जिसका नाम नूरजहां था वो भी आई थी। उस समय नूरपुर के राजा हुआ करते थे जगत सिंह। शायद आप लोगों को एक कहानी थोड़ी समझ आ रही होगी कि 1620 में जब नगरकोट के किले के ऊपर कंट्रोल किया गया तो उस समय जगत सिंह नूरपुर के राजा थे और जगत सिंह के द्वारा मुगल सेनाओं का साथ दिया गया। 1622 ईस्वी में जहांगीर अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पे आता है और उसी समय वो नूरपुर भी पहुंचता है। तो यही कारण है कि जो धमेरी, जो पुराना नाम हुआ करता था उस जगह का, क्योंकि नूरजहां वहां पे आई थी, यही कारण था जगत सिंह के द्वारा उस जगह का नाम नूरजहां के नाम पे रखा गया और उसका नाम पड़ा नूरपुर। इसके अलावा नूरपुर के साथ और नाम भी हम लोगों को इतिहास में जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ नाम है पैथन, प्रतिष्ठान। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो इस समय आप लोगों को ये जो पठानकोट का एरिया है उसके रूप में देखने को मिलता है।
अगर मैं पैथन की बात करूं तो जब मुगलों के टेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो वहां पे इसका मेंशन किया गया है। सिमिलरली जब हम लोग हमारे पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं, पौराणिक साहित्य को देखते हैं जिसमें विष्णु पुराण और बृहत संहिता प्रमुख है, वहां पे ये कहा गया कि जो पूरे का पूरा एरिया यानी कि जहां से नूरपुर रियासत अपना ओरिजिन ट्रेस करती है, ये औदम्बराज की एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठाना। इसके साथ साथ हम लोगों को पठानकोट में एक सिक्का भी मिला जहां पे एक तरफ खारोश थी और दूसरी तरफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट से अमोघ घोष के बारे में लिखा गया है। अगर हम लोग नूरपुर के ऊपर लिखी हुई किताब तारीख ए राजन ए पठानिया की बात करें जो मियां रघुनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि जो नूरपुर रियासत है उसकी स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई। जेठपाल के बाद जो नूरपुर रियासत के राजा रहे उनमें प्रमुख हैं क्षेत्रपाल, सुखिनपाल, जगतपाल, रामपाल, गोपालपाल, अर्जनपाल, वर्षापाल, जतनपाल, विद्रुद्धपाल, जगनपाल, कीरतपाल, खोखोपाल और जसपाल। अब इतने ज़्यादा राजा हैं, आप लोगों को इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि किसी किताब में इनका जिक्र किया गया यही कारण है ये नाम मैंने आपके सामने पढ़े। अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को नूरपुर के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो प्रमुख राजा रहे उनका नाम था कैलाशपाल। कैलाशपाल मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे और उसके साथ साथ उनके द्वारा टटर खान को हराया गया था। टटर खान खुरस्तान का गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा हम लोगों को कैलाशपाल के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम लोग नूरपुर के राजाओं की बात करें तो उनमें 4 राजा सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहले हैं भगतपाल, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सूरजमल और चौथे हैं जगत सिंह। तो इन्हीं 4 राजाओं का क्या इतिहास है, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, इसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नूरपुर के अगले राजा भगतमल के बारे में। भगतमल का जिक्र अकबरनामा में किया गया और अकबर के साथ इनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। 1513 ईस्वी से लेकर 1558 ईस्वी के बीच में भगतमल के द्वारा रूल किया गया। अगर मैं बात करूं कि क्यों इनके साथ अकबर के रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया गया तो उस समय नूरपुर रियासत भी मुगल एम्पायर के नियंत्रण में आ गई। लेकिन बाद में 1540 में जब शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया तो नूरपुर रियासत सूर किंगडम के अधीन रही। सूर किंगडम और जो नूरपुर के राजा थे उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। यही कारण था सलीम शाह सूर के द्वारा नूरपुर का सबसे महत्वपूर्ण किला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मौकोट या मनकोट। और बाद में जब अकबर और सूर किंगडम के बीच में लड़ाई होगी तो सिकंदर शाह सूरी जो है वो इसी किले में शरण लेगा। अब क्योंकि भगतमल के द्वारा सिकंदर शाह सूरी को शरण दी गई होगी, यही कारण है कि सिकंदर शाह सूरी को हराने के बाद जो अकबर है वो भगतमल को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और भगतमल को कुछ समय के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद बैरम खान भगतमल का सर काट देगा। तो इस तरह से अकबर के द्वारा भगतमल की जान ले ली गई। और हम लोग देखेंगे इसके बाद भी इतिहास में कि हालांकि मुगलों और नूरपुर के राजाओं के बीच के जो संबंध हैं वो कुछ समय के लिए ज़रूर अच्छे रहेंगे, लेकिन जितने भी राजा इसके बाद आप लोगों को नूरपुर के देखने को मिलेंगे वो हमेशा मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वज की मौत का बदला लेना चाहते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं नूरपुर के अगले राजा जिनका नाम था बसुदेव, जिनको राजा बस्सू के नाम से भी जाना जाता था। राजा बस्सू अकबर के कंटेम्प्रेरी थे और भगतमल की तरह इनके भी जो रिलेशन हैं वो अकबर के साथ अच्छे नहीं थे। यही कारण है जैसे ही राजा बस्सू राजा बनते हैं वो उसके कुछ समय के बाद अकबर के खिलाफ रिवोल्ट छेड़ देते हैं। अकबर उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए हसन बेग उमरी को भेजता है। हसन बेग उमरी उस रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस करता है, लेकिन बाद में टोडरमल के साथ इनकी काफ़ी मित्रता थी, जिसके कारण अकबर इनको माफ़ कर देता है। ये जो वसुदेव हैं या राजा बस्सू हैं, ये वही हैं जो पैथन एरिया से अपनी राजधानी जो है वो धमेरी शिफ्ट करेंगे। ये धमेरी बाद में नूरपुर कहलाएगा, जिसकी कहानी कुछ समय पहले मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस की। लेकिन राजा बस्सू चुप रहने वाला नहीं था। वो कुछ समय के बाद फिर से अकबर के खिलाफ रिवोल्ट छेड़ता है। अब इस समय जो अकबर है वो मिर्जा रुस्तम और आसिफ अली को उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजता है। इन दोनों के रिश्ते राजा बस्सू के साथ बहुत अच्छे थे, यही कारण है ये मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। अब फाइनली अकबर भेजता है मान सिंह के बेटे को इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए और वो उस रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस करता है।
तो देखिए, जैसे राजा बस्सू के जो रिश्ते हैं वो अकबर के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब जहांगीर राजा बनेगा तो उस समय राजा बस्सू और जहांगीर के जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यही कारण है कि बहुत बार जो एक्सपीडिशंस या जब अटैक्स किए जाते थे मुगल एम्पायर के द्वारा, तो राजा बस्सू जब जहांगीर राजा बना उसके बाद उसने हमेशा मुगलों का साथ दिया। यही कारण है राजा बस्सू के जो बेटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले सूरजमल और उसके बाद जगत सिंह है। हालांकि इनका एक और बेटा भी हुआ करता था, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इतिहास में नहीं है। सूरजमल राजा बनेंगे नूरपुर के, और उसके बाद हम लोग अल्टीमेटली देखेंगे कि जगत सिंह राजा बनेंगे। तो कुछ समय के लिए आप लोग देखोगे कि इनके जो रिश्ते हैं वो मुगल एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि मुगल एम्पायर के खिलाफ ये भी रिवोल्ट करेंगे, जैसा रिवोल्ट भगतमल के द्वारा या वासुदेव के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजा बस्सू के बेटे जिनका नाम था सूरजमल। सूरजमल और जहांगीर के जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। सूरजमल हमेशा जो कांगड़ा का किला है उसको जीतना चाहता था और उसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता था। यही रीज़न था वो बार बार जहांगीर से रिक्वेस्ट करता था कि जो नगरकोट का किला है उसको जीता जाए। जहांगीर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और सबसे पहले 1615 उसके बाद 1617 में कांगड़ा के किले के ऊपर अटैक करता है। और दोनों जो इन्वेजन थे, दोनों जो अटैक्स थे, वहाँ पे सूरजमल मुगल सेना के साथ था। जब दूसरा 1617 में अटैक हो रहा होता है तो उस समय जो दूसरा जनरल जिसका नाम मोहम्मद बिन ताकी था, उसके और सूरजमल के जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं और वहाँ पे जो जहांगीर है वो ताकी को साइड करता है और सूरजमल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जा और कांगड़ा का जो किला है उसको जीत के आ। सूरजमल और उसकी सेना जैसे ही अकेली पड़ती है तो उसी समय सूरजमल के मन में लालच उठता है और वो सोचता है कि क्यों नहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी इस एरिया की, यानी कि कांगड़ा रियासत, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। और सूरजमल मुगल एम्पायर के खिलाफ विद्रोह छेड़ देता है। अब जहांगीर उस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए जो सूरजमल का भाई, छोटा भाई, जो उस समय बंगाल में लड़ रहा था मुगल सेना के साथ, उसको वापस बुलाता है। सूरजमल का जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। सूरजमल सबसे पहले नूरपुर के किले में भागता है और वहां से चंबा भागता है जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह सूरजमल के बाद उसका भाई जगत सिंह अगला राजा बनता है नूरपुर रियासत का। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले राजा जिसका जिक्र कुछ समय पहले हम लोग कर रहे थे, जिनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा 1622 में धमेरी का नाम चेंज किया गया नूरपुर। इसके साथ साथ जगत सिंह और जो जहांगीर था उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही जहांगीर रिप्लेस होगा और उसके बाद शाहजहां राजा बनेगा तब हम लोग देखेंगे कि जगत सिंह और मुगल एम्पायर के जो रिलेशन है वो फिर से खराब होंगे। लेकिन एक और कहानी जगत सिंह की इससे पहले मैं आप लोगों को सुना देता हूं, जहां पे मुगल आर्मी के द्वारा जगत सिंह को सपोर्ट किया गया। ये बात है 1622-23 की, जहां पे बैटल ऑफ ढलोग होती है। बैटल ऑफ ढलोग होती है नूरपुर और चंबा के राजा, उस समय चंबा के राजा हुआ करते थे जनार्दन बर्मन। जनार्दन बर्मन को जगत सिंह के द्वारा मार दिया जाता है और उस समय जो मुगलों की सेना थी वो जगत सिंह का साथ देती थी। इसके साथ साथ जो बशौली के राजा थे उसको भी जगत सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। जगत सिंह काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल रूलर था और जो आसपास के क्षेत्र थे बसौली, चंबा, अगर इन एरियाज़ की हम लोग बात करें तो इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो जगत सिंह का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। जगत सिंह के द्वारा तारागढ़ के किले का निर्माण किया जाता है और जो तारागढ़ का किला है वो हम लोगों को चंबा रियासत के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन कुछ समय के बाद जगत सिंह के जो रिलेशन है वो मुगल एम्पायर के साथ खराब होते हैं, स्पेसिफिकली तब जब शाहजहां राजा बनता है और जगत सिंह मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करता है। उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए मुराद बख्श को शाहजहां के द्वारा भेजा जाता है, जो सक्सेसफुली जगत सिंह के रिवोल्ट को सप्रेस करता है। लेकिन बाद में जगत सिंह माफ़ी मांगता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जगत सिंह और मुगलों के जो रिलेशन है वो कुछ समय के लिए हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और बाद में काफ़ी ऐसे अटैक्स थे, काफ़ी ऐसे मुगल इन्वेजन्स थे जिनमें जगत सिंह के द्वारा उनका समर्थन किया जाता है। तो ये थी कांगड़ा की तीसरी महत्वपूर्ण रियासत की कहानी जिसका नाम था नूरपुर। अब जो रियासतें जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ तो हम लोगों के पास नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को इन रियासतों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये कौन सी रियासत है, कौन सी उसकी राजधानी हुआ करती थी, क्या उसकी विशेषता थी, उसका अगर कोई इंपॉर्टेंट राजा या फाउंडर है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा से निकलने वाली सबसे पहली रियासत जिसका नाम था जसवान। जसवान को कांगड़ा का पहला ऑफशूट कहा जाता है, क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे जितनी भी रियासतों के बारे में देखेंगे वो सारी की सारी रियासतें या तो कांगड़ा से निकली गई या कांगड़ा से निकलने वाली रियासतों में से निकली गई। तो अगर हम लोग जसवान की बात करें तो इसकी स्थापना पूरबचंद के द्वारा की गई। कुछ जगहों के ऊपर 1070 ईस्वी लिखा गया है, कुछ जगहों के ऊपर 1170 ईस्वी लिखा गया है। अगर हम लोग जसवान की बात करें तो इसकी राजधानी राजपुरा में हुआ करती थी।
इसके साथ साथ जसवान के अगर महत्वपूर्ण राजाओं की बात करें तो इसमें दो राजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है गोविंद चंद और दूसरे हैं अनिरुद्ध चंद। इन दोनों राजाओं की अगर हम लोग बात करें तो जब मुगल एम्पायर के द्वारा अटैक किया जाता है कांगड़ा रियासत के ऊपर, तो उस समय ये दोनों के दोनों राजा जो है वो मुगल एम्पायर के खिलाफ कांगड़ा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। इसके साथ एक और राजा का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा जिनका नाम था उम्मेद चंद। जब ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इन्वेजन किया जाता है, इस एरिया को कंट्रोल किया जाता है, तो जसवान का राजा उन राजाओं में से एक था। इसके साथ अनिरुद्ध चंद का बेटा भी जरूर इन्वॉल्व था जिसका नाम उम्मेद चंद था। उम्मेद चंद ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ 1848 ईस्वी में रिवोल्ट करता है। इसके अलावा एक और राजा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका नाम उम्मेद चंद है। तो जब गोरखाओं का इन्वेजन होता है कांगड़ा के ऊपर, तो उस समय क्योंकि संसार चंद के द्वारा जसवान की भी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया गया था, यही कारण है कि उम्मेद चंद उस समय जो गोरखाज हैं उनका समर्थन करता है। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को जसवान के रिलेटेड पता होनी चाहिए। इसके अलावा जसवान का एक और राजा जिनका नाम राजा रण सिंह था, उनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। राजा रण सिंह जो है वो रामकोट नाम की एक जागीर, जो कि इस समय आपको जम्मू में देखने को मिलती है, उसको डाउरी के रूप में रिसीव करता है। और ये जागीर उसको मिलती है उस समय जब जम्मू की प्रिंसेस के साथ रण सिंह की शादी होती है। तो ये कुछ कहानियां थी इंपॉर्टेंट राजाओं से रिलेटेड जो हम लोगों को जसवान रियासत में देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग अगली छोटी रियासत जिसका नाम था सिबा, उसकी बात करते हैं। सिब्बा रियासत जो है वो गुलेर की ऑफशूट थी, यानी कि गुलेर से बाहर निकली थी। इसकी स्थापना सिबाराम के द्वारा 1450 ईस्वी में की गई। जब 1622 ईस्वी में जहांगीर पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पे था तो उस समय वो सिब्बा भी पहुंचता है। मुगल एम्पायर के इनडायरेक्ट कंट्रोल में सिब्बा हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सिखों का कंट्रोल, सिख एम्पायर का कंट्रोल पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, तो उस समय जो सिब्बा रियासत है वो भी सिख एम्पायर के नियंत्रण में होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली रियासत जिसका नाम था दातरपुर। दातरपुर सिब्बा रियासत की ऑफशूट थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुलेर कांगड़ा की ऑफशूट थी, सिब्बा गुलेर की ऑफशूट थी और दातरपुर सिब्बा की ऑफशूट थी। अगर मैं दातरपुर की बात करूं तो इसकी स्थापना दात्रचंद के द्वारा की गई, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दातरपुर पड़ा था। आज अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो आपको ये पंजाब की होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर मैं दातरपुर की इंपॉर्टेंट घटनाओं का वर्णन करूं तो जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था संसार चंद के ऊपर, तो उस समय गोरखाओं का समर्थन जो है वो दातरपुर के राजाओं के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे फल फूल रहा था तो यहीं के ही एक राजा थे जिनका नाम जगत सिंह था, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट किया और बाद में उनको अल्मोड़ा जाके जेल के अंदर रखा गया। तो ये थे दातरपुर से संबंधित, दातरपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली रियासत जिसका नाम है बंगाल। बंगाल की जो राजधानी है वो पुराने समय में बीड़ हुआ करती थी। ये बंगाल वही रियासत है जिसको संसार चंद के द्वारा भी जीता गया था। यही कारण था बंगाल के जो राजा हैं वो सपोर्ट करेंगे गोरखाओं को। इसके साथ अगर मैं बंगाल के एक और राजा की बात करूं जिनका नाम पृथ्वीपाल था, ये वही हैं जिनको मंडी के राजा सिद्ध सेन के द्वारा दमदमा पैलेस में मार दिया जाएगा। तो ये कुछ कहानियां जो हम लोगों को जो बंगाल रियासत है उससे संबंधित देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा की अंतिम रियासत जिसका नाम है कुटलहर। कुटलहर की जो राजधानी है वो कोट कुटलहर हुआ करती थी। अगर आप मेरे से पूछो कि कुटलहर के फाउंडर कौन थे, तो जिस तरह से जो बंगाल है उसके फाउंडर के बारे में किसी को नहीं पता है, सिमिलरली जो कुटलहर हैं उनके फाउंडर्स के बारे में भी किसी को नहीं पता है। दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के फाउंडर्स ब्राह्मण थे और दोनों के जो राजा हैं वो अपने साथ पाल सरनेम लगाया करते थे। लेकिन इसके साथ अगर मैं कुटलहर के एक बहुत ही फेमस राजा की बात करूं तो उनका नाम है जसपाल। जसपाल की अगर बात की जाए तो जसपाल के दो बेटों के द्वारा जो शिमला हिली स्टेट्स हैं वहां पे दो रियासतों की स्थापना की जाती है, जिसमें एक रियासत का नाम है कोटी और दूसरे का नाम है भज्जी। इनके बारे में हम लोग जब हम शिमला का इतिहास देखेंगे तब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुटलहर के बारे में कुटलहर की एक और विशेषता है कि जितनी भी कांगड़ा की प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट जो है वो कुटलहर ही हुआ करती थी। तो ये है आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने कांगड़ा की जो बड़ी रियासत जिसका नाम नगरकोट हुआ करता था, उसके अलावा जो प्रेजेंट कांगड़ा या ऊना है या हमीरपुर को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।